हेलो गाइस, मैं हूं रंजन मिश्रा और आज हम लोग रिफ्रैक्शन के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, अभी हम लोग रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन देखे थे जिसमें हमने रिफ्लेक्शन के सारे कंसेप्ट को डिस्कस किया था। ठीक है, ए टू जेड। उसके अलावा कुछ भी नहीं है क्लास 10th में, उसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता है। ठीक है, वैसे हम लोग आज रिफ्रैक्शन के कंसेप्ट को हम लोग एक एक टॉपिक, इसके अंदर जितने भी कंसेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे, उस पे क्वेश्चन को करेंगे ताकि बोर्ड के एग्जाम में हमसे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस ऑन रिफ्रैक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया, लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू ए रेयर मीडियम along a normal to the boundary, then angle of refraction will be greater than incidence angle, smaller than incidence angle, equal to incidence angle और 90 डिग्री। अब सबसे पहले इस कंसेप्ट को समझते हैं जो हमारा रिफ्रैक्शन है। मान लीजिए कि एक मीडियम है, इधर मीडियम 1, ठीक है, और इधर एक मीडियम है दूसरा। ठीक है, और ये जो बाउंड्री है इन दोनों मीडियम को सेपरेट कर रहा है और ये नॉर्मल है, दैट मींस परपेंडिकुलर है इस सरफेस पे। ठीक है, हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। ये नॉर्मल लिखना चाहिए, ये 90 डिग्री है। ठीक है, यहां से कोई एंगल आया, कोई लाइट आई, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल था और ये जो लाइट आई इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल। ठीक है, अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता तो क्या होता, देखिए ये लाइट सीधे ऐसे निकल जाती, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता। ठीक है, ऐसे निकल जाती। लेकिन हुआ क्या, अब इस बाउंड्री पे मीडियम चेंज हो गया। अब मीडियम चेंज होगा तो देखिए क्या होगा, अगर सेकेंड मीडियम डेंसर हुआ, सेकेंड मीडियम क्या हो गया, डेंसर हो गया कंपेयर टू फर्स्ट, तो लाइट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। रिमेंबर, अगर रेयरर टू डेंसर है दैट मींस सेकेंड मीडियम अगर डेंसर हो गया तो लाइट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। जाना इधर चाहिए था लेकिन वो ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। ठीक है, अगर सेकेंड मीडियम रेयरर हुआ, ठीक है, तो ये बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। ऑलवेज रिमेंबर, अगर सेकेंड मीडियम फर्स्ट के कंपैरिजन में रेयरर हो गया, दैट मींस लाइट डेंसर से रेयरर में आएगा तो लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर सेकेंड मीडियम डेंसर हो गया, फ्रॉम रेयरर टू डेंसर है, तो लाइट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए ये एंगल आई था, ठीक है, अब अपोजिट एंगल में देखूं तो ये एंगल आई हो गई, टोटल जो रेड से बनाया मैंने ये टोटल आई होगा और ये एंगल आर होगा फॉर डेंसर मीडियम और ये एंगल आर होगा फॉर रेयर मीडियम। नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड रे होता है इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड रे एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड एंगल आर। अब यहां देखिए ये आई था और इतना पोर्शन आई है, ये वाला पोर्शन आई है। जब टेंसर में आया तो देखिए आर की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। दैट मींस जब लाइट रेयरर से डेंसर में आएगा, तो रिफ्रैक्टेड एंगल इंसिडेंस एंगल से, दिस इज आई से कम हो जाएगा। लेकिन इस केस में देखिए इतना आई है, इसमें आर की वैल्यू बढ़ गई। दैट मींस अगर डेंसर से रेयरर में आएगा, ठीक है, तो आर विल बी ग्रेटर देन आई। ये बेसिक कंसेप्ट है रिफ्रैक्शन का। दैट मींस हमने अभी तक क्या समझा
कि अगर लाइट रेयरर से डेंसर में आएगी तो बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर लाइट डेंसर से रेयरर में आ रही है तो इट विल बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब आते हैं क्वेश्चन पे, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन था कि लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, मतलब कहां से आया, ये वाला केस है, ठीक है। पहले डेंसर है, बाद में रेयरर हो गया, देख लीजिए डेंसर और ये रेयरर, सेकंड मीडियम क्या हो गया, रेयरर। तो इसमें क्या होना चाहिए, देखिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा गया है कि क्या होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए फर्स्ट ऑप्शन ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। अब अपोजिट केस है, रेयरर टू डेंसर। कौन सा केस है, ये वाला केस, डेंसर में आ रहा है, कहां से, रेयरर से डेंसर में आ रहा है। फिर कहा गया, फिर क्या होगा, along the normal to the boundary, then light is refracted towards normal, refracted away from normal, बाकी जो ऑप्शन है। तो हम लोग डिस्कस कर लिया कि अगर डेंसर मीडियम में लाइट आएगी तो इट विल बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, देख लीजिए बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड टुवर्ड्स नॉर्मल, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आसान आसान सी चीजें हैं। फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम अ मीडियम ए टू अनदर मीडियम बी, if no refraction of light take place at the boundary of medium B, then angle of refraction। अब इसमें देखिए क्या होता है कि अगर लाइट इस नॉर्मल के अलोंग आए, अभी हम लोग स्नेल्स लॉ भी देखेंगे, स्नेल्स लॉ पे क्वेश्चन, अगर लाइट इस नॉर्मल पे आए दैट मींस ये देखिए आई क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो लाइट ऐसे ही निकल जाती है सीधे, बिना बिना रिफ्रैक्ट हुए, ठीक है। और इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, देखिए बिना डेविएट हुए, बिना डेविएट हुए निकल जाती है। अब क्वेश्चन पढ़िए क्या कहा गया, अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी इफ नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट द बाउंड्री ऑफ मीडियम बी, then angle of refraction will be, देख लीजिए ये आपका रिफ्रैक्टेड एंगल है, ये इंसिडेंस एंगल है और ये आपका रिफ्रैक्टेड एंगल है। तो रिफ्रैक्टेड एंगल भी नॉर्मल से ही पास हो रहा है, दैट मींस इसके साथ भी एंगल जीरो होगा, ठीक है। देन ऑप्शन सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर appears to be raised due to, ठीक है। ये अगर कोई बॉडी किसी लिक्विड के अंदर है तो ऊपर दिखाई देती है, किसकी वजह से, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ठीक है। क्यों दिखाई देती है समझाया था आपको थोड़ा सा। मान लीजिए कि ये लिक्विड है, ठीक है, ये इसका बॉटम है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहां पे आप देख रहे हैं, ये आपकी आंख है मान लीजिए, यहां से आप देख रहे थे। अब लाइट देखिए ये क्या है, डेंसर मीडियम है और इधर एयर है तो रेयरर है। लाइट अगर यहां से गई तो इसके लिए क्या है, ये नॉर्मल होगा, ठीक है। अब लाइट को इधर ना जाके बेंड फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। यहां से लाइट गई, ये भी क्या होगा, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। और ये दोनों आके इधर कहीं मिलेंगे, that means this will be the actual, here is the actual but it will looks here, that means क्या हुआ, इतना से ये रेज हो गया, इतना से ये ऊपर चला गया, that means सिंपल सा क्वेश्चन था, किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ये ऊपर दिखाई देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज डिफाइंड एज, ठीक है।
अब सबसे पहले हम लोग तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझते हैं होता क्या है। एक टर्म होता है ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी, इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या होता है? ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब होता है कि लाइट जब किसी मीडियम में जाएगी तो तेज तेज चलेगी या धीमे धीमे चलेगी, कितना फास्ट चलेगी या कितना स्लो चलेगी, इसका मेजर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकल डेंसिटी बताता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसका ऑप्टिकल डेंसिटी कम, उसमें लाइट धीमे धीमे चलेगी, ठीक है। अब आते हैं कि इसको डिफाइन कैसे करते हैं। जो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट करते हैं, ऐसे μ12, इसका मतलब होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। ये हमारा नोटेशन है। अगर μ12 लिखा हुआ है इसका मतलब सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ मीडियम 1, और इसकी वैल्यू लिखते हैं ऐसे μ2 अपॉन μ1, दैट मीन्स μ1 से कितना गुना ज्यादा। डिवाइड करते तो आपको पता है टाइम्स पता चलता है, ठीक है। अगर 20 में आप 4 से डिवाइड करते हैं तो 20 क्या है, 5 टाइम्स है 4 का, ठीक है। तो मीडियम 1 से कितना गुना ज्यादा डेंसर है मीडियम 2, ये बताएगा मीडियम 2 का, ठीक है। अब ये जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 हो जाता है। अब हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता था, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ठीक है। और एक चीज याद रखिए, जब मीडियम चेंज होता है तो फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करता है, लाइट सोर्स पे डिपेंड करता है, ना कि मीडियम पे, तो ये चेंज नहीं करेगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ लैम्डा 1 और एफ लैम्डा 2 दोनों मीडियम में ही फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, दैट मींस लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। तो जो हमारा एक ब्रॉड डिफिनीशन आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, दैट इज μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू v1 अपॉन v2 इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, ठीक है। ये हमारा एक बेसिक डिफिनीशन आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है। अब अगर ये वाला मीडियम अगर मैंने एयर ले लूं, ठीक है, किससे कंपेयर करने लगूं मैं, जैसे हम लोग रिलेटिव डेंसिटी पढ़ते थे ना मास में, कि वाटर के कंपैरिजन में कौन कितना ज्यादा डेंसर है, ठीक है, उसको हम रिलेटिव डेंसिटी बोलते थे। तो यहां क्या करेंगे हम कि इसको वैक्यूम अगर मान लें, ठीक है, अगर मैं इसको वैक्यूम बोल दूं कि वैक्यूम के कंपैरिजन में कितना ज्यादा डेंसर है कोई मीडियम, तब हम उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलने लगते हैं, ठीक है। और तब हम डिफाइन करते हैं म्यू इक्वल टू वी किसका, इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, अपॉन जिस मीडियम के लिए बात कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। तो ये हमारा डिफिनीशन हो जाता है। ये हमारा ब्रॉड डिफिनीशन देख लीजिए, किसी मीडियम का 1 के रेस्पेक्ट में दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में μ2 अपॉन μ1, v1 अपॉन v2, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। जब हम एक जनरल डिफिनीशन रिलेटिव टर्म में लेके एब्सोल्यूट डिफाइन करते हैं, एयर को हमने रेफरेंस ले लिया, ठीक है, वैक्यूम को हमने रेफरेंस ले लिया और उससे कंपेयर कर रहे हैं किसी अदर मीडियम को, तब हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको बोल रहे हैं, और ये हमारा डिफिनीशन हो जाता है, ठीक है।
तो यहां से देख लीजिए ऑप्शन कौन सा होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और समझ लीजिए इसमें इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है अगर एक मीडियम है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है μ12, इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। अगर मैं इसको उल्टा लिख दूं μ2 विथ रेस्पेक्ट टू μ1, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा μ1 अपॉन μ2, और ये क्या लिखा हुआ है देख लीजिए, इट इज नथिंग बट 1 अपॉन μ12। ठीक है, इसको उल्टा करेंगे तो आ जाएगा, इसका मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 इज नथिंग बट 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। ठीक है, ये एक हमारा बेसिक कंसेप्ट आ जाता है। दैट मीन्स मान लीजिए कि दो मीडियम है, इधर एयर है, ठीक है, और इधर वाटर है। ठीक है, अगर एयर से वाटर में जा रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का 3/4 आ रहा है, तो वाटर से एयर में जाएंगे तब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/4 हो जाएगा। ये भी एक बेसिक रिलेशनशिप है। ठीक, उसके अलावा अगर आपको कंपेयर करना है, ठीक है, हमने कहा कि ऐसे लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू ए। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू और रेफरेंस, कोई भी एक रेफरेंस ले लिया, मान लीजिए एयर ले लिया, अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू एयर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तीन मीडियम इन्वॉल्व होते हैं, दो मीडियम का किसी खास के रेस्पेक्ट में अगर इफेक्टिव इंडेक्स दिया हो तो इस फॉर्मूले को भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे, अपने डिस्कशन करते हैं जो जो हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। सेकंड, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर, ठीक है, सेम अभी जो बताया वही कंसेप्ट है, कहां से जा रहा है, एयर टू वाटर, कितना है 1.33, देन व्हाट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर। अभी बताया क्या कि अगर एयर टू वाटर, इधर एयर है और इधर वाटर है, एयर से वाटर में जा रहे हैं तो कितना है 1.33 है, तो वाटर से एयर में जाएंगे तो क्या होगा 1.33 हो जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाता है, और 1.33 की वैल्यू होती है 0.75। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास। सेम क्वेश्चन है, एयर टू ग्लास इज 3/2, the refractive index of light going from glass to air। ठीक है, ये दो मीडियम है, ठीक है, इधर है एयर और इधर है ग्लास। ठीक है, एयर से ग्लास में जा रहे हैं तो कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, तो जब ग्लास से एयर में जाएंगे तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, उल्टा 2/3। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, एक बार कंसेप्ट समझ लिए तो फटाफट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन देखिए 40, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज 3/2, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर इज एक मिनट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ एयर गिवन है 3/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर सेम कॉमन है, देख लीजिए
4/3, then refractive index of glass with respect to water is। ठीक है, अब अभी हमने कंसेप्ट समझाया था इसको सॉरी, क्या कहा गया, किससे पूछा गया आपसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, दैट मीन्स क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर। अभी मैंने इसको समझाया था। तो ग्लास का कितना है, देख लीजिए, ग्लास का है 3/2, ठीक है, और वाटर का है 4/3। ये कितना हो गया, 3/2 इंटू 3/4। तो ये हो जाएगा 9/8। 9/8 हो जाएगा ऑलमोस्ट 1.25। ठीक है, 125, ऑप्शन ए। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हूं। बेसिकली ये आपका GW ये आएगा 9/8, इसकी वैल्यू 1.125 हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा गया, ये बच्चों वाला ही क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज। ठीक है, वाटर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब ये कितना होता है, 3 × 10⁸ अपॉन वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया, विच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स स्नेल्स लॉ। अभी हम लोग रिफ्रैक्शन कर ही रहे हैं, आपको पता है रिफ्रैक्शन के लिए स्नेल्स लॉ क्या होता है। अगर ये लाइट इंसिडेंट हुई है, ठीक है, और इधर वो मान लीजिए रिफ्रैक्ट हो गई है, दिस इज इंसिडेंस एंगल एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड एंगल। स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू μ2 μ2 क्या होता है, μ2 अपॉन μ1। अभी हम लोगों ने बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 एंड दिस इज कांस्टेंट। अगर मुझे स्नेल्स लॉ को पूरा कंप्लीट लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू μ2 इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, that will be v1 upon v2 and that will be lambda upon lambda2। एक साथ ये सारा रिलेशनशिप हमारा आ गया। ऑप्शन कौन सा है देख लीजिए, डायरेक्ट रिलेशनशिप है ऑप्शन ए। ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन है, कहा गया, ए बीम ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर टू ग्लास। ठीक है, क्या कहा गया, ए बीम ऑफ लाइट passes from air to glass, then which is correct relation। देख लीजिए, इधर क्या है, मीडियम 1 एयर है और इधर क्या है, मान लीजिए ग्लास। अब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है 3/2 होता है, तो लगा लीजिए साइन आई क्या हो गया, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू μ2 सेकेंड मीडियम का
रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दैट मीन्स μ2 अपॉन म्यू एयर का 1 होता है और μ2 3/2 है। और साइन आई क्वेश्चन में गिवन है इंसिडेंट कितना पे हुआ है 30 डिग्री पे, तो यहाँ पे 30 डिग्री रख दीजिए। ठीक है, तो साइन 30 1/2 होता है, तो 1/2 साइन आर इक्वल टू 3/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और साइन आर की वैल्यू आ गई 1/3। ठीक है, साइन आर की वैल्यू आ जाएगी 1/3। देख लीजिए 3/2 था साइन आर, साइन 30 होता है 1/2 और ये साइन आर ये 3/2, 2 से 2 गया, साइन यहाँ जाएगा। ठीक है, ये इधर आ जाएगा तो 1/3। दैट मीन्स इसका ऑप्शन भी हो गया बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहा गया अ बीम ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर टू वाटर। कहां से गया? एयर से वाटर में गया। सेम क्वेश्चन है। अब ग्लास के जगह पे क्या दिया हुआ है? वाटर दिया हुआ है। ठीक है, पूछा गया करेक्ट रिलेशन क्या है, यहां क्या आ गया? वाटर। वाटर के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 4/3 म्यू की वैल्यू। तो सेम टू सेम सॉल्व हो जाएगा। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। साइन आई 30 डिग्री है, साइन आर और μ2 कितना है? 4/3 और μ1 एयर है, ये एयर है तो 1 हो गया। ठीक है, अब साइन 30 होता है 1/2 इंटू 1 अपॉन साइन आर इक्वल टू 4/3। ठीक है, तो यहां से देखिए साइन आर कितना हो जाएगा? ये 1 अपॉन साइन आर, ये 2 इधर गया 8/3, तो साइन आर की वैल्यू हो जाएगी 3/8। ठीक है, साइन आर की वैल्यू कितनी होगी? 3/8। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये सब स्नेल्स लॉ पे क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, देखिए इफ लाइट ए बीम ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम वाटर टू एयर एट क्रिटिकल एंगल। अब एक नया टर्म आया है, देखिए यहां पे क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? ठीक है, अब क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंस हुआ, फिर पूछा गया कि इसमें से कौन सा रिलेशनशिप सही होगा। ठीक है, अब क्रिटिकल एंगल को थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होता है रिफ्रैक्शन की। अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में लाइट जाती है, ऑलवेज रिमेंबर क्रिटिकल एंगल TIR से रिलेशनशिप है, इसका भी हम लोग पढ़ेंगे। TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये कब होता है? जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाते हैं। कैसे होता है समझिए, ये आपका नॉर्मल है। अगर ये लाइट इंसिडेंट हो रही है तो इसको सीधे जाना चाहिए था। ठीक है, अब क्योंकि डेंसर से अगर आप रेयरर में जाते हैं तो लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये क्या होगा? इधर कहीं मुड़ जाएगा। ठीक है, अब दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दे थोड़ा सा तो क्या होगा? ये कुछ इधर बेंड हो जाएगी। एक समय आएगा कि एक पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए ये इस लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, दैट मींस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये पूरा 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा कंडीशन है। दैट मींस लाइट सेकेंड मीडियम में नहीं गई, हुआ रिफ्रैक्शन है लेकिन दिख रिफ्लेक्शन की तरह रहा है। दिस एंगल is called critical angle. That means it is an incidence angle for which light do not enter in second medium
या कह सकते हैं कि एंगल I is called critical angle if for that angle refracted angle is 90 डिग्री। यहां से देख लीजिए एंगल 90 हो गया। इसके बाद क्रिटिकल एंगल के बाद अगर आप इंसिडेंस एंगल बढ़ाएंगे, ठीक है, इसके बाद भी अगर आपने एंगल बढ़ा दिया ये, ठीक है, देन इट विल कम बैक इन फर्स्ट मीडियम। ये भी है क्या, है रिफ्रैक्शन बट लुक्स लाइक रिफ्लेक्शन, इसलिए इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसमें देखिए कैसे हम लोग फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। ये सेकेंड मीडियम मान लीजिए म्यू है और इधर एयर है, इसका 1, ठीक है। अब साइन का हमारा क्या था, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1। अब सेकेंड मीडियम एयर हो गया है, ठीक है, और फर्स्ट मीडियम मान लीजिए कोई डेंसर मीडियम है, और रिफ्रैक्टेड एंगल क्या हो गया देखिए 90 डिग्री, इट बिकम्स 90 डिग्री और साइन 91 होता है, एंड देन दिस इंसिडेंस एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। तो यहां से क्या आ जाएगा, साइन आई सी इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। दिस इज द रिलेशनशिप, देख लीजिए। अब कहा गया, कहां से कहां जा रहा था, वाटर से एयर में। वाटर के लिए 4/3 होता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/4/3 तो ये आ जाएगा 3/4, दैट मीन साइन आईसी विल बी 3/4। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब ये जो TIR है बहुत जगह पे होता है, मिराज में होता है, ऑप्टिकल फाइबर में होता है, ठीक है, उसके अलावा डायमंड के अंदर जो चमक होती है, ग्लिटरिंग होती है, उसके अंदर होता है, बहुत जगह पे होता है, ठीक है। जो पोखरन है वहां पे मिराज ही होता है 5 एक तरीके से वहां पे, ठीक है। तो ऑप्शन डायरेक्ट देख सकते हैं, कौन सा इसमें से नहीं है, डिस्पर्जन जो है TIR। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच लेंस इज यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास। ये पता है हम लोगों को, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसको हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे यूज करते हैं। कब, अगर आप कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट को फोकस और उसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दे कहीं, ठीक है, तो क्या बनेगा इसका, ऐसे दूसरे फोकस पे, ठीक है, ऐसे पास करता हुआ इसी साइड में इसका मैग्नीफाइड इमेज बन जाता है, ठीक है। दैट मींस इसका मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। इसका मतलब आप क्या कर बोल सकते हैं, इसका आंसर कॉन्वेक्स लेंस। ये बड़ा इमेज बन रहा है और सीधा इमेज बनता है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। फिर कहा गया, विच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स लेंस फार्मूला। डायरेक्ट फार्मूला है 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। v क्या है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, एंड दिस इज फोकल लेंथ। डायरेक्ट रिजल्ट है। थर्ड कहा गया, विच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स लीनियर मैग्निफिकेशन फार्मूला फॉर लेंस। हमें पता है लीनियर मैग्निफिकेशन v/u होता है फॉर लेंस। ये मिरर के लिए होता है, ये वाला जो है फॉर मिरर, ठीक है, -v/u मिरर के लिए होता है और v/u लेंस के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, फोकल लेंथ f इज टेकन इन मीटर, देन विच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स फार्मूला फॉर पावर। हमें पता है पावर का जो फार्मूला होता है दैट इज 1/f। कैसे आता है थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ये आपका लेंस है, ठीक है, अगर ये लाइट ऐसे आती, ठीक है, ऐसे जाती है सीधे, ठीक है, ये सीधे जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये डेविएट होके यहाँ पे आ गई डेल्टा, ये डेल्टा है तो ये भी डेल्टा होगा, ठीक है। अब ये देखिए H, और क्योंकि ये सीधी लाइट आई थी तो ये फोकस होगा, ठीक है, दिस डिस्टेंस इज f। तो इसमें अगर मैं tan डेल्टा लिखूं, tan डेल्टा, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस h/f। अब इसमें हम क्या करते हैं कि
इफ डेल्टा इज स्मॉल, ठीक है, एंड h इक्वल टू 1 मीटर, देन दिस इज कॉल्ड पावर, ठीक है, और ये हो जाता है 1/f। पावर का मतलब कितना डेविएट करेगा, कितना उसको मोड़ेगा, लाइट जो आ रही है आपका लेंस उसको कितना मोड़ सकता है, वो उसका पावर डिफाइन करता है, ठीक है। फिर कहा गया इफ नंबर ऑफ लेंसेज having power p1 p2 dot dot pn are in contact with one another then their resultant power, ठीक है। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट अलजेब्राइक सम होता है, p इक्वल टू p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस p3 pn हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कहा गया यूनिट ऑफ पावर इज, पता ही है, डायोप्टर, ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट है, पावर ऑफ यूनिट, पावर का यूनिट डायोप्टर होता है। नेक्स्ट है फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, याद रखेंगे, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव एंड कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव होता है। क्वेश्चन देखते हैं, कहा गया वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट real and inverted image of same size is formed by convex lens, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस से कब सेम साइज का इमेज बनेगा, ठीक है। अब हमें इमेज फॉर्मेशन से पता है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है या फिर कॉनकेव मिरर होता है, एक ही तरीके से इमेज बनता है, ठीक है। अगर मैं लेंस लूं, ठीक है, हमें पता है कहां कहां पे इमेज बनेगा। अगर मैं इनफिनिटी पे ऑब्जेक्ट लेता हूं, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर ऑब्जेक्ट कहां पे हमने रखा, इधर लिख देता हूं, ऑब्जेक्ट रख दिया इनफिनिटी पे, ठीक है, ये एक एफ, ये दूसरा एफ। अगर मैंने इधर इनफिनिटी से लाइन लाया, इट विल पास फ्रॉम द फोकस, ठीक है, इनफिनिटी से लाएंगे तो ये फोकस पे लाके इमेज बना देगा, ठीक है। इधर से लाओ, इट विल गो थ्रू द फोकस। दैट मींस अगर ऑब्जेक्ट इनफिनिटी पे है तो इमेज कहां बनेगा, फोकस पे। ऑलवेज रिमेंबर, चाहे ये कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव मिरर होता, ठीक है, इनफिनिटी से लाते ऐसे, इनफिनिटी से लाते, ठीक है, तो ये कहां से जाके मिलता, फोकस पे, ठीक है। अगर कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव मिरर है, अगर ऑब्जेक्ट आपने इनफिनिटी पर रखा है तो इमेज कहां बनेगा, हमेशा फोकस पे बनेगा, ठीक है। सेम टू सेम इसका उल्टा, ठीक है, अगर आपने ऑब्जेक्ट कहां रख दिया, फोकस पे, तो इमेज हमेशा इनफिनिटी पे बनेगा, चाहे कॉनकेव लेंस हो या कॉनकेव मिरर हो, ठीक है। दूसरा हो गया। तीसरा होता है कि अगर आप 2f पे रखते हैं लेंस के लिए या सेंटर पे रखते हैं कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है, तो सेम साइज का इमेज बनता है, सेम साइज का। कैसे, देखिए, अगर ये आपका मिरर है, लेंस है, ठीक है, आपने इधर कहीं ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, तो इसी साइड में इधर कहीं पे इसका इमेज बन जाएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या होगा, 2f, 2f पे रखेंगे तो इधर भी 2f पे बन जाएगा। कैसे, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे पास करता हुआ आपका इमेज बन जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आप कॉन्वेक्स लेंस है या कॉनकेव मिरर है, 2f पे, ये भी आर बोलते हैं इसको, ये भी 2f के इक्वल होता है, रखते हैं तो सेम साइज का इमेज बनेगा और इन्वर्टेड इमेज बनेगा, ठीक है।
उसके बाद क्या होता है कि अगर आप ये बियॉन्ड 2f रखते हैं, इधर कहीं रखते हैं, तो इधर बीच में बनेगा f और 2f के बीच में बनेगा, ठीक है। और इधर f और 2f के बीच में रखेंगे तो इधर बियॉन्ड 2f बनेगा। ये जो कहने का मतलब है कि जो इमेज फॉर्मेशन है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा याद रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन के मैं एक ही क्वेश्चन में इतना सारा डिस्कस नहीं कर सकते हैं, बेसिक बेसिक बता दिया मैंने, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इमेज फॉर्मेशन, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस और मिरर का सारा याद होना चाहिए, बहुत ज्यादा है नहीं। 6 पोजीशन होते हैं कॉनकेव मिरर के लिए, और वही पोजीशन कॉन्वेक्स लेंस के लिए हो जाता है, और केवल 2 पोजीशन कॉनकेव लेंस के लिए और कॉन्वेक्स मिरर के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि बल्ब इज प्लेस्ड एट फोकल पॉइंट। जाहिर सी बात है फोकस पर रखेंगे, ठीक है। अगर फोकस पर रख देंगे, कौन सा लेंस है, प्लेस्ड एट फोकल पॉइंट ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। कन्वर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स। फोकस पर रखेंगे तो ये पैरेलल बना देगा, ठीक है। फोकस पर रखेंगे तो क्या कर देगा, इनफिनिट इमेज बनाएगा। डेट मींस क्या हो जाना चाहिए, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पता है आपको कि फोकस पे जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज इनफिनिट पे बन जाएगा। इनफिनिट मतलब क्या, पैरेलल बीम निकल जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। फिर है क्वेश्चन की एक फोटो दिया हुआ है, कहा गया इसके अंदर क्या हो सकता है, ठीक है। अब देखिए लाइट कन्वर्ज कौन करता है, ये फोटो ऐसा भी हो सकता था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जा सकता था, कैसे लाइट आ रही है, ठीक है, और ऐसे निकल गई, ऐसे निकल रही है, फिर इसके अंदर क्या है। अब देखिए ये क्या है, कन्वर्ज हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है तो इट मस्ट बी कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अगर डाइवर्ज हो रहा है तो इट मस्ट बी कॉनकेव लेंस। कॉनकेव क्या करता है, फैला देता है, कॉन्वेक्स क्या करता है, उसको कन्वर्ज करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट देखते हैं। कहा गया मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज, ठीक है। अभी हमने इमेज फॉर्मेशन देखा कि कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस कैसे कैसे इमेज बनाता है। अगर ऑब्जेक्ट को आप इनफाइनाइट पे रखिए तो इमेज कहां बनेगा, फोकस पे, और क्या बनेगा, डिमिनिश्ड, वेरी स्मॉल बन जाएगा, ठीक है। मतलब मैग्निफिकेशन 1 से छोटा हो गया। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से लेके बिटवीन, आपने क्या किया, बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर कहीं भी रखा तो कहां बनेगा, ऑप्टिकल सेंटर एंड एफ के बीच बनता है, और हमेशा स्मॉल बनता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन हमेशा ही छोटा होगा 1 से, दैट इज आंसर विल बी लेस देन 1, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहा गया कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर टू गेट मैग्निफिकेशन -3, ठीक है। अब देखिए क्या कहा गया, मैग्निफिकेशन -3 चाहिए आपको, और किससे चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस से। अब मैग्निफिकेशन होता क्या है, देखिए मैग्निफिकेशन का लेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है V/U, ठीक है। अब यहां देखिए ये वैल्यू निगेटिव दी हुई है, ये तो हमेशा ही निगेटिव होगा, ठीक है। आपको पता है कि U जो है हमेशा निगेटिव होता है। अब M को निगेटिव होने के लिए V मस्ट बी पॉजिटिव, V अगर पॉजिटिव होगा तभी M जो है निगेटिव आ सकता है, ये चीज आपको एक समझना पड़ेगा। और अगर V
नहीं, वी निगेटिव कह रहा हूं, वी पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अगर वी पॉजिटिव है, वी पॉजिटिव है मतलब रियल इमेज बनेगा। ठीक है, हमेशा ही कहाँ बनना चाहिए, लेंस के दूसरे साइड, इस साइड में बनना चाहिए, तब जाके बी पॉजिटिव होगा और तब जाके एम नेगेटिव होगा। ठीक है, अब एक तो चीज पता चल गया कि रियल इमेज होना चाहिए, इसका मतलब एफ से पहले नहीं रख सकते, इधर नहीं रख सकते। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए ये वैल्यू 1 से बड़ी है। अब 1 से बड़ी इमेज, 1 से बड़ी इमेज आपके लेंस के द्वारा कब बनता है, जब f और 2f के बीच में रखते हैं, तब ये बियॉन्ड 2f बड़ा इमेज बनता है। ठीक है, या फिर f और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखते हैं तब बड़ा इमेज बनता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, बिटवीन, कहा गया बिटवीन f एंड 2f। ऑलवेज रिमेंबर, आपका एक से मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड अगर आप देखें तो ग्रेटर देन 1 किसके द्वारा, कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा केवल दो ही केस में होता है। एक जब आप f के पहले रख दें, इसके बीच में रखेंगे तो आपकी m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी एंड पॉजिटिव आ जाएगी, क्योंकि यहां देखिए यहां क्या हो जाएगा, v भी निगेटिव हो जाएगा और u भी निगेटिव रहेगा, तो यहां से v भी निगेटिव हो जाएगा तो m पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, दूसरा केस अगर आपको मैग्नीट्यूड 1 से ज्यादा चाहिए तो आपको f और 2f के बीच ही रखना पड़ेगा, तब इधर जाके कहीं पे बड़ा इमेज बनेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आते हैं, कभी भी आते हैं, तो आप देखिए कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ m है वो ग्रेटर देन 1 है क्या, पहला चीज। अगर ग्रेटर देन 1 है तो केवल दो केस होगा, f और 2f के बीच बनेगा या f के पहले बनेगा। अब अगर m पॉजिटिव है और 1 से बड़ा है तब क्या होगा, f और ऑप्टिकल सेंटर के बीच बनेगा। अगर m निगेटिव है और 1 से बड़ा है तो फिर f और 2f के बीच बनेगा। ये तुरंत आपके दिमाग में याद रहना चाहिए। बाकी केसेस में m की वैल्यू 1 से कम होगी। ठीक है, ये चीज मेन एक्सप्लेन होना चाहिए आपके पास, आपको याद होना चाहिए। आप आता है क्वेश्चन पे क्या कहा गया, इन ऑर्डर टू गेट मैग्निफिकेशन -3, बिल्कुल f और 2f के बीच होना चाहिए। फिर कहा गया कन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसेस मैग्निफिकेशन ऑफ +5, +5 रख दिया तो कहाँ रखना पड़ेगा, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। ठीक है, क्वेश्चन कहा गया कि an object is placed at a distance of 50 सेंटीमीटर, that means u given है। ठीक है, ये भी नहीं, u given है। ठीक, of convex lens of focal length given है, और किसका, कॉनकेव लेंस है। ठीक है, कॉनकेव लेंस है, इसका मतलब f की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव, और कितना, -20 सेंटीमीटर। u की वैल्यू गिवन है कितना, -50 सेंटीमीटर। लेंस फार्मूला क्या है, 1/b -1/u इक्वल टू 1/f, तो 1/b, और ये प्लस हो जाएगा 1/50 इक्वल टू -1/20। ठीक है, 1/b इसको इधर लेके जाइए, -1/50 -1/20, कैल्शियम लीजिए, इट विल बी 100 -2 and 5, it will be -7/100,
तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी -100/7 सेंटीमीटर, क्योंकि आंसर सेंटीमीटर में था। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा 14.3। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे था, फॉर्मूला पे रखा वैल्यू आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा गया कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बिना कुछ किए भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। देख लीजिए 2f पे रखा हुआ है, तो फोकल लेंथ कितना है इसका 10 सेंटीमीटर, रखा कहाँ है 20 सेंटीमीटर पे। तो आपको पता है कि अगर 2f पे रखते हैं तो इमेज भी 2f पे ही बनता है। ठीक है, फिर भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। u गिवन है कितना 10 सेंटीमीटर, और कौन सा लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, दैट मींस इट विल बी पॉजिटिव। और u गिवन है, नहीं f गिवन है ना, ये f गिवन है प्लस में, और u गिवन है -20 सेंटीमीटर। फिर से वैल्यू रखेंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1/20 इक्वल टू 1/10। तो 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस 1/20। एलसीएम लीजिए, इट विल बी 22 -1, तो v की वैल्यू क्या आ गई, इट विल बी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन पूछा गया तो क्या होता है v/u, v कितना है 20 सेंटीमीटर, और u कितना है -20 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन विल बी -1। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट इज द पावर ऑफ अ लेंस। एफ गिवन है 10 सेंटीमीटर और पावर ऑफ अ लेंस पूछा गया है। डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, क्या होता है पावर ऑफ अ लेंस का, पावर ऑफ अ लेंस होता है 1/f, f मस्ट बी इन मीटर। ठीक है, कितना गिवन है फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो 1/10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 0.1। ठीक है, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करिए तो डेसिमल हट गया, इट विल बी 10 डायोप्टर। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था, ऑप्शन विल बी ए। ठीक है, फिर कहा गया नेक्स्ट क्वेश्चन, टू थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर are placed in contact, effective power of combination। ठीक है, अब दो लेंस है, दोनों का पावर निकाल लेते हैं। इसका मान लीजिए P1, तो P1 क्या होगा 1/20 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 0.2 मीटर। ठीक है, अब 0.2 मीटर को हटाने के लिए 1/0.2 से डिवाइड करिए, 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये डेसिमल हट गया एंड इट इज 5 डायोप्टर। ये है 25 सेंटीमीटर, इसका पावर P2 बोल दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/मीटर में रखेंगे तो 0.2, 100 से मल्टीप्लाई करिए डेसिमल हट गया, इट विल बी 4 डायोप्टर। और हमने पढ़ रखा है P इक्वल टू P1 प्लस P2, पावर डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है 5 और यहाँ है 4, इट विल बी 9 डायोप्टर। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो ऑप्शन विल बी ए। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं हुआ इसमें। नेक्स्ट है, देखिए कहा गया कि टू लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड f2, ठीक है, आर इन कॉन्टैक्ट एंड कोएक्सियल पावर ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, अब
ये है F1, तो इसका पावर P1 क्या होगा देखिए 1/F1, और इसका है F2, तो इसका पावर क्या हो जाएगा 1/F2। तो नेट पावर क्या होगा P1 प्लस P2, ठीक है, इसको ऐड कर दीजिए 1/F1 प्लस 1/F2। एलसीएम लीजिए, क्या होगा ये F1 F2 and it will be F2 plus F1. This will be the resultant power. Option A direct दिख रहा है, A will be the answer. Next question, two lenses have power 20 diopter and minus 40 diopter, तो नेट भी क्या हो जाएगा 20 diopter minus 40 diopter, ठीक है, आंसर विल बी minus 20 diopter, ठीक है। चलिए, थैंक यू। ये था हम लोगों का रिफ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन। अब हम लोग डिस्पर्जन और स्कैटरिंग पे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।